लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्जाम के पर्पज से। वैसे तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं पर भी जीके जीएस में पूछा जा सकता है, तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो स्टैटिक जीके पर करेंगे, जो कि कंप्लीट स्टैटिक जीके पर होगा। हालांकि जितना आज हम सिलेबस डिस्कशन करने वाला है उतना किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने वाला काम मैंने सारा कर लिया है, जो भी है मैंने सारा नोट्स पहले से ही बना लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्कशन को सुनना है, देखते जाना है। मैं कुछ बिंदुओं को देखूंगा और उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर लिखकर डिस्कस करेंगे, तो वो ज़्यादा माइंड में जाएगा और आपको लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रमुख रूप से पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत की प्रमुख झील, प्रमुख लेखक और उनकी रचना, पहाड़, नदी, पहाड़ में मुख्य रूप से हिमालय, दर्रा, घास के मैदान, खेल, राज्य एवं राजधानी, और कृषि, भूकंप, और कई टॉपिक हैं जो भी मेरे माइंड में नहीं है बट नोट्स में है। तो आज हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों को मैं पढ़ता हुआ चलूंगा, कुछ चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे मैं बोर्ड पर लिखता हुआ भी चलूंगा। तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करें। क्या है दोस्तों, अगर आप पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे तभी फायदा होगा। अगर आप सिर्फ वैसे सब्सक्राइब कर रखें तो उससे कोई फर्क नहीं है, आप करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं किसी व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस डिस्कशन कर रहा हूँ। डिस्कशन करने से ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख झील के बारे में। देखिए, झील एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले लेता हूँ जम्मू कश्मीर को, J&K, यानी मैं JK लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, झील क्या है? झील कृत्रिम भी झील हो सकती है और नेचुरल भी झील हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जितने भी एक ट्रिक है जम्मू कश्मीर में जिसके पीछे ना आएगा ना, वो सारी झीलें कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पहले नंबर पर जो सबसे आती है डल झील, अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, क्या नाम है? हाँ, बेरीनाग और नगीना झील। यहाँ पर एक झील और है, बुलर झील है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जो मीठे पानी की और शुद्ध झील है वो है सबसे मीठे पानी की झील। ठीक है, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इतनी झील है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप बना सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं उसमें ज्यादातर पीछे ना और नाग आ रहा है। देखो, नाग, तो डल और बुलर को आप पढ़ लीजिए, बाकी जितने के पीछे नाग आता है जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का, जो कि एक लैंगून झील है। लैंगून मतलब खारे पानी की। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो है एक झील स्थित है जिसका नाम है लोकटक, जिसमें एक तैरता हुआ पार्क है, केबिल लाम जाओ करके नाम का एक पार्क है। तो ये लोकटक में स्थित है, मणिपुर में लोकटक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर कई झील हैं, जैसे एक है राज समंदर और है लूनक सागर, और फतेह सागर झील स्थित है। अक्सर अभी जो एग्जाम रिसेंट में बनता है वो थोड़ा सा इसको न पूछ करके पूछता है कौन सी झील किस बेस पर आधारित है, या खारे पानी की है, मीठे पानी की है, या सबसे ऊंचे है या सबसे नीचे। तो राजस्थान में एक झील है, याद कर लेना, उसका नाम है सांभर झील।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांभर झील है जो कि ठीक है, दिख रहा होगा। सांभर झील है जो कि खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सांभर झील है खारे पानी की, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे पॉइंट बात करते हैं नैनीताल, नैनीताल कह रहा हूं, उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड यानी यूके, उत्तराखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनना लगभग में तय रहता है, जियोग्राफी और स्टैटिक दोनों मिलाकर। तो स्टैटिक में जैसे पूछता है, इसमें आता है जितना भी ताल तलैया है, यानी कि देवी ताल, सुरताल, नैनीताल और कौन कौन से हैं, राकसताल, साताताल, खुरताल, राकसताल से ही, उत्तराखंड के राकसताल से ही सतलुज नदी निकलती है। राकसताल, ये नदी, ये जो झीलें हैं ये उत्तराखंड में है। माला ताल झील और बाकी जितने में भी ताल आता है वो जम्मू कश्मीर में है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये है लोनार झील, जो कि एक शायद रंगून झील है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है चोलामू झील। ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की एक झील है जिसका नाम है चोलामू, जो कि भारत में सबसे बड़ी झील है, या भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में है। ताल तलैया जितना भी आएगा उत्तराखंड में जाएगा। और अब बात करें तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, तो यहां पर एक है पुलिकट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेबनाड झील केरल में है, वेबनाड, जिसमें नौका रेस का आयोजन होता है। वेबनाड झील स्थित है केरल में। वेबनाड झील कहां पर स्थित है, केरल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने उन चीजों को आपको डिस्कस कर लिया है, आपको बता दिया है जहां से ये क्वेश्चन बन सकते थे। रिपीट करूं एक बार। देखिए अगर बात करें उत्तराखंड की, तब जब कभी भी उत्तराखंड की बात आए तो आप वहां पर जितनी ताल तलैया वाली झीलें जैसे सुरताल, खुरताल, देवताल, नैनीताल, ये सारी झीलें उत्तराखंड में है। बात करें जम्मू कश्मीर में तो डल और बुल आपको याद रखना है, बुलर। बाकी जितना है अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, नगीना, जितने पीछे नाग आता है फंड वाला सभी लगा दीजिए जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में की बात करें तो राजसमंदर, फतेह सागर और एक है लूनक सागर और एक है सांभर झील जो कि सबसे बड़ी है। सिक्किम में एक है लोकटक झील जिसमें है केबिल लामजाऊ जो तैरता हुआ पार्क है, तो सिक्किम में है। और एक झील और है मणिपुर में है। सिक्किम में है चोलामू जो कि सबसे ऊंचाई पर है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वत की। देखिए दोस्तों, मैंने जो लिखना था सारा नोट्स पहले से प्रिपेयर कर लिया है, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस किया जा सके और अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए आने वाले एग्जाम के दृष्टि पर्पस से। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें मैंने भी यूट्यूब से ही लिखा है, पढ़कर ही लिखा है और आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत, यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं से अटैच करके बनेगा। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो पर्वत का निर्माण कैसा होता है। एक मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, देखिए जब कभी भी धरती के अंदर का जो भी मैग्मा है, मैग्मा जो धरती के अंदर होता है वो 5000 फीट की ऊंचाई तक के ऊपर जमता है तो पर्वत का निर्माण होता है। कितना? 5000 फीट की ऊंचाई तक अगर कोई धरती का मैग्मा है, 5000 फीट तक अगर जम जाता है तो पर्वत बन जाता है। ठीक है, भारत का जो सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। क्या है? अरावली।
अगर दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, जो मैग्मा से जो पर्वत बनता है, जो मैग्मा के निकलने से जैसे ज्वालामुखी कहीं विस्फोट हुआ, इतना मटेरियल निकलता है जमीन से कि वो बहुत ऊंचा तक बन जाता है, एक पहाड़ जैसा। धीरे धीरे वो सक कर लेता है, यानी कि बंध जाता है और वो पर्वत बन जाता है। फिर उस पर घास के मैदान वगैरह सब हो जाते हैं। तो जब ये मैग्मा 5000 की फीट की ऊंचाई तक जम जाते हैं तो वह पर्वत कहलाता है। और मैग्मा से बने पर्वत को आग्नेय पर्वत कहते हैं। आग्नेय, ठीक है, ये ध्यान रखना, आग्नेय। भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है 1722 से ऐसे कुछ करके, हाँ 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं हिमालय की। देखिए हिमालय भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिमालय को समझ लेते हैं थोड़ा सा। हिमालय की बात करते हैं। देखिए हिमालय एक ऐसा पर्वत है जहां से क्वेश्चन बने या ना बने, बट आपको पढ़ना जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हिमालय, देखिए अगर बात करें तो हिमालय जो है वो 4 भागों में डिवाइड है, जिसके कई नाम हैं, लेकिन 4 जो मुख्य रूप से नाम है, 4 हिमालय है। एक है, पहला है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं, यानी जो उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं। और तीसरा है नेपाल हिमालय, नेपाल। और चौथा है असम हिमालय, असम हिमालय। ये 4 मुख्य रूप से है, ये हिमालय है, हिमालय, हिमालय। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर डायरेक्ट पूछ लेगा कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गाडविन आस्टविन, केटू या गाडविन आस्टविन, ठीक है, गाडविन आस्टविन। एक दर्रा स्थित है काराकोरम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि तीस्ता नदी, कहां पर एक बार चेक कर लेता हूं। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम, काराकोरम दर्रा, वो पंजाब हिमालय में ही स्थित है, पंजाब हिमालय में स्थित है। जो सबसे ऊंचा दर्रा है इसी हिमालय पर स्थित है। बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी बात करें उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी, धौलागिरी ये सबसे ऊंची चोटी है। या उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नागा पर्वत, नंदा देवी पर्वत श्रेणियां इस हिमालय का। यानी कि यहां से जो क्वेश्चन बने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा देवी, नंदा देवी, इसी पर रहता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, और भारत में कहते हैं माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं, कुछ प्रमुख नदियां भी नेपाल हिमालय से निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग। ब्रह्मपुत्र, काली नदी और तीस्ता और दिहांग। देखिए जो दिहांग नदी है दोस्तों, असम में जो है ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र का नेपाल में नाम है सांगपो, और एक नाम और है, असम में दिहांग है और कहीं पर ब्रह्मपुत्र भी है। ब्रह्मपुत्र कहां पर है, हाँ याद नहीं आ रहा है। असम में क्या है, असम में शायद ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, याद नहीं है, तो याद हो जाएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नायमुडी, अन्नायमुडी की पहाड़ी, जो कि कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, जो कि कहां पर स्थित है, जो नीलगिरी के पहाड़ियों पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल। और लक्षद्वीप की जो है उसका नाम है नारचो, नारचो। अभी ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे, तो जो ज्वालामुखी पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है
और कौन कौन है? सैंडल जैसे अलग अंडमान द्वीप की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 8 डिग्री चैनल से अलग होता है लक्षद्वीप से। और अंडमान निकोबार द्वीप, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की है कावारती। समझ गए? लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। आगे बढ़े, अब इतना कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं भारत के और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा, जिसे मैं एक बार रिपीट करूं अपने आप से। तो अगर क्वेश्चन बने नागा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, ये कहां पर है? तो हिमालय या कुमायूं हिमालय में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है धौलागिरी। बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नायमुड़ी की पहाड़ी केरल में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा कहां पर स्थित है? ये आपकी स्थित है डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर। और केरल की सबसे ऊंची अन्नायमुड़ी। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आश्विन काराकोरम दर्रा स्थित है। अब कौन सा बचा? असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें, असम की तो बात ही नहीं की। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। ठीक है, जो कि पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। केटू तो है लेकिन इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। ठीक है, यहां पर गारो खासी जयंतिया सांगला पर्वत इसी पर्वत का हिस्सा है। सांगला पर्वत भी इसी पर्वत का हिस्सा। आगे बढ़े, अभी अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ये और भी महत्वपूर्ण है। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल नहीं, ज्वालामुखी। क्या यार, दिमाग कहां लगा रखा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अपने भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं और किस देश में भी सबसे ज्यादा सक्रिय या ऊंचे बड़े ज्वालामुखी हैं, सारा चीज बात करते हैं। ज्वालामुखी क्या है? अगर मैं कह दूं ये कोई ज्वालामुखी बना देता हूं यहां पर, ये ऐसे करके ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी है। ठीक, ज्वालामुखी में एक क्रेटर शब्द सुने होंगे। क्रेटर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी का जो ये मुंह है, ये मुंह, इसको क्रेटर कहते हैं। एक शब्द सुनी हुई है मैग्मा, जो ये तरल पदार्थ के रूप में निकलता है, ये मैग्मा कहलाता है। और एक शब्द और है सिंडर। सिंडर किसे कहते हैं? जब ये जो पदार्थ है ये यहां पर बिखरते हुए जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है टूटकर, तो इसे कहते हैं सिंडर। समझ गए? क्रेटर मुंह को, तरल पदार्थ जो निकलता है मैग्मा, वही तरल पदार्थ जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो सिंडर कहलाता है। बात करें टाइप ऑफ ज्वालामुखी की, तो 3 टाइप के हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो वर्तमान समय में सक्रिय है, आए दिन यानी साल 2 साल में एक बार वो प्रस्फुटित होकर उससे जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है मटेरियल। प्रसुप्त है जो कि अक्सर तो शांत रहती है बट कभी कभी अचानक से उद्गार हो जाता है और बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है। शांत की बात करें तो कभी किसी में हुआ रहा होगा और अब नहीं होता है काफी समय से उद्गार, तो वह शांत ज्वालामुखी है। पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित है किलामू एक ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हवाई द्वीप अमेरिका में है जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करें एक और है कोटोपैक्सी की बात करें तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। कोटोपैक्सी ये है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व का और ये स्थित है इक्वाडोर में। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहां पर सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही बताऊंगा जो मैंने पहले से लिखा है। बाकी सारा पॉइंट डिस्कस करने से क्या फायदा, जहां से क्वेश्चन बने वही लास्ट टाइम में पढ़ना अच्छा रहता है। इक्वाडोर। बात करें ओजस, एक है ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। ये अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर है। ये विश्व में सबसे ऊंचा तो
विश्व में सबसे ऊंचे पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय, अगर मैं कह दूं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो किलामू है, कह दूं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित तो कोटोपैक्सी है, मैं कहूं विश्व में सबसे ऊंचा भी और सबसे सक्रिय भी तो यह है ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित है। चिली बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। और एक है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को कहते हैं भूमध्य सागर का, स्ट्रोम्बोली को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ, ठीक है, भूमध्य सागर को का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि कभी कभी उद्गार होता है, ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। डिस्कशन करते हैं इस पर भी, प्रसुप्त ज्वालामुखी पर भी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसा है? एक है विसुवियस, जो इंपॉर्टेंट है, विसुवियस इटली में स्थित है। ये विसुवियस इटली में है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। शांत ज्वालामुखी तो एक है एकांक गुआ, एकांक गुआ, ठीक, एकांक गुआ ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। इस विश्व में सबसे ऊंचा पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। चर्चा करते हैं देवबंद। एक आती है देवबंद भी है, जो कि शांत है, ये भी ईरान में है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में जो है दो ज्वालामुखी है, दो ज्वालामुखी भारत में है। एक है नारकोडम, नारकोडम, एक है बैरन। नारकोडम और बैरन। जो नारकोडम, ये जो बड़ा वाला नाम है नारकोडम, ये है प्रसुप्त, प्रसुप्त, और बैरन है सक्रिय। अब नारकोडम जो है, ठीक है, अंडमान सागर में पाई जाती है। बैरन जो कि सक्रिय है और नारकोडम है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? जापान में है। ज्वालामुखी का देश जापान को कहा जाता है, ठीक। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं भारत की नदियां। देखिए, भारत की नदियां तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मुख्यतः ज्यादातर उद्गम स्थल पूछता है नदियों का, और नदियों पर बने बांध पूछता है, और नदियों से संबंधित पूछता है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में, कौन सी अरब सागर में, और कौन सी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो चर्चा करते हैं। दो टाइप की नदियां हैं भारत में, एक है प्रायद्वीपीय और एक है पूर्वी, यानी एक है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली और एक है पश्चिम की ओर बहने वाली। एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो नदी पश्चिम की ओर बहेगी वो बंगाल की खंभात की खाड़ी में गिरी या अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। तो बात करते हैं, एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ट्रिक का नाम है सालू की माँ, सालू की माँ, सालू की माँ नर्मदा का सिन्न देखकर तृप्त हो गई, तृप्त हो गई। ये इसकी ट्रिक है, सालू की माँ। तो सा से सबसे पहले बात करें तो एक नदी आती है साबरमती नदी, साबरमती नदी। लू से लूनी नदी राजस्थान में है, साबरमती अहमदाबाद में है। सालू की माँ नर्मदा से नर्मदा नदी। माँ से एक नदी और है, माँ से कौन सी नदी है? माँ से एक नदी आती है माही नदी, माही नदी, ठीक है, ठीक। सा से साबरमती, लू से लूनी, माँ से माही नदी, नर्मदा तो आप जानते हैं, काशी से सिंधु नदी, तृप्त से ताप्ती नदी। ये नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए, जैसे मैं बता दूं, ये आपका भारत का मैप अगर मैं बना दूं यहां से भारत का मैप, तो जो इस साइड में गिरती है नदी वो पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर में है अरब सागर या खंभात की खाड़ी, यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप स्थित। तो जो भी नदियां इस साइड में बहेंगी यानी पश्चिम की ओर, ये जितनी भी नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरेंगी। ये खंभात की खाड़ी में अगर गिर गई इतनी नदी, तो बाकी बची जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में चली जाएंगी। तो
यही इतना पढ़ लीजिए, सालू की मां नर्मदा का सिंह देखकर तृप्त हो गई। ट्रिक है, सा से साबरमती, ला से लूनी, मां से माही, नर से नर्मदा, सिंध से सिंधु और तृप्त से ताप्ती नदी। ठीक है, ये पश्चिम की ओर भी बहती है। आगे बात करें, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख घास के मैदान की भी चर्चा कर लेते हैं, जहां से भी क्वेश्चन बने तो आप इसको इजीली टैकल कर सकें। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा फास्ट में। देखिए क्या है, सबसे पहले बांध से घास की बात करें, बांध की बात करते हैं। बांध की बात करें तो सबसे जो भारत में सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम है टिहरी बांध। कहां पर है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? ये है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, और ये है उत्तराखंड में, ठीक, यूके में। ठीक है, अब बात करते हैं नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, ये है कृष्णा नदी। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। एक आता है भाखड़ा नागल बांध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध, ये किस पर बना है? सतलुज नदी पर। सतलुज, सतलुज कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। एक आता है, एक उस पर बना है दोस्तों, रिहंद बांध बना है रिहंद नदी पर। ठीक है, एक और आता है, उसका मैं भूल गया हूं नाम, हीराकुंड, भारत का सबसे बड़ा बांध। ये भाखड़ा वाला है जो सबसे ऊंचा बांध है, और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कुछ और है जैसे रंजीत सागर बांध, ये कहां पर है? ये रावी नदी पर है, पंजाब में है। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, ये है रावी नदी पे, पंजाब में। तो यहां से क्वेश्चन बने तो आप इसको कर सकते हैं। मैट्टूर बांध किस पर है? कावेरी नदी, तमिलनाडु में। मैट्टूर कहां पर है? कावेरी नदी, मैट्टूर कावेरी, तमिलनाडु। अब देखिए जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे बनने को जो इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। नागा अर्जुन सागर बांध है, ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। सबसे जो ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध, सतलुज नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश से। सतलुज जो है नदी कहां से निकलती है? राकसताल, राकसताल कहां है? उत्तराखंड में। ठीक है, हीराकुंड महानदी, हीराकुंड बांध जो कि सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, यह है उड़ीसा में स्थित है। रंजीत सागर बांध या थीन बांध, यह है रावी नदी, पंजाब में। मैट्टूर बांध कावेरी नदी, तमिलनाडु पर है। अमरावती बांध, अमरावती नदी, तमिलनाडु में। ठीक है, बात करते हैं प्रमुख जलप्रपात की। देखिए जलप्रपात से भी क्वेश्चन बनता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है गोरसोपा। गोरसोपा जलप्रपात कहां पर स्थित है? ये स्थित है सारावती नदी पर, सारावती नदी पर बना है, और कर्नाटक में है, कर्नाटक। एक जलप्रपात है धुआंधार, 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 ये बना है नर्मदा नदी पर। कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, धुआंधार, धुआंधार नर्मदा मध्य प्रदेश में। एक है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ये किस नदी पर बना है? शिव समुद्रम बना है कावेरी नदी, कर्नाटक, कावेरी नदी कर्नाटक पर, कावेरी नदी कर्नाटक पर बना है ये बांध। एक है गोकक बांध बना है, गोकक, गोकक कहां पर है? गोकक नदी, गोकक नदी, गोकक नदी कहां पर है? ये कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक, और कौन सा बचा है? एक है हुंडरू, हुंडरू जो है एशिया का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे ऊंचा है। ये जो गोरसोपा की बात करें तो ये सबसे ऊंचा है, और हुंडरू जो है एशिया का सबसे बड़ा है, जो कि कहां पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। और किस राज्य में है? ये भी है आपका झारखंड में है। तो एक बार रिपीट करूं, कन्फर्म से देख लेना अच्छे से। आपको दिख रहा है? एक बार चेक कर लेता हूं। आपको दिख रहा है। देखिए
जो गारसोपा है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह स्थित है कहां पर, किस नदी पर बना है, शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार नर्मदा नदी पर बना है, मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। गोकक गोकक नदी कर्नाटक। हुंड्रू हुंड्रू जो है एशिया का सबसे बड़ा बांध है और यह है स्वर्ण रेखा झारखंड पर। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख घास के मैदान की। तो घास के मैदान के कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात करते हैं डाउन्स कहां पर है। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और पंपास अर्जेंटीना। बेल्ट साउथ अफ्रीका। सवाना अफ्रीका। और कौन सा है, स्टेपी यूरेशिया। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया जो दोनों में आते हैं, जैसे कि तुर्की। और बात करते हैं लानोस, सवाना हो गया, ठीक है। अब कैंपस, कैंपस कहां पर है, पंपास तो अर्जेंटीना में है, कैंपस ब्राजील में है, ब्राजील में है। और ब्राजील में है कैंपस। और पार्कलैंड कहां पर है, पार्कलैंड ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये भी पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रेरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। लानोस जो है कोलंबिया, लानोस जो है कोलंबिया, गुयाना। और एक और है वेनेजुला में है, वेनेजुला में है, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण था, आप इसको रट लेना। बाकी सब देखिए, इसमें जो एक नोट करके पॉइंट लिखना है जो मैंने लिख रखा है, सवाना और लानोस, सवाना कैंपोस, सवाना कैंपोस और लानोस ये उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है। बाकी सब शीतोष्ण। उष्ण कौन है, सवाना, लानोस और कैंपस। आइए अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे तरीके से ध्यान देना। देखिए सबसे पहले जो है प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान का नाम है प्रेरी, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट साउथ अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया, कैंपस ब्राजील, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, लानोस गुयाना, कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुला। देखिए जिसमें से उष्णकटिबंधीय है, उष्ण है सवाना, कैंपस और लानोस, बाकी सब है शीतोष्ण। आगे बढ़े और भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें, दर्रा किसे कहते हैं, दो पर्वतों के बीच जो पतला रास्ता है उसे दर्रा कहते हैं। सबसे पहले बात आती है सिक्किम की, हम बात करेंगे सिक्किम की, ठीक। सिक्किम में एक है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये कहां पर है, सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं, ये तीस्ता नदी से निर्माण होता है, इनका जो निर्माण होता है तीस्ता नदी से होता है, तीस्ता, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था सिक्किम में एक झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, उसका नाम बता पाएंगे, यह है चोलामू झील, सिक्किम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूके में है माना दर्रा, नीति और लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडिला, सिपकिला और सिपकिला, एक और है बाडालाचा दर्रा, बाडालाचा दर्रा, ये इतना दर्रा वहां पर है। अब बात करते हैं रोहतांग है, बोम नहीं है, रोहतांग है, रोहतांग, रोहतांग, सिपकिला, बाडालाचा। अब बात करते हैं बोमडिला, 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 दीफू और यांगयाप, दीफू और यांगयाप,
ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर सबसे ज्यादा है बुर्जिल दर्रा, काराकोरम जो कि पंजाब पर्वत का हिस्सा है, काराकोरम, जो जिला, देख कंफ्यूज मत होना, जलेपला सिक्किम का है, जो जिला जम्मू कश्मीर का है, पीर पंजाल और है बनिहाल दर्रा, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा को ही जवाहर सुरंग कहते हैं। जो बनिहाल दर्रा है ये कहां पर गया? ये है बनिहाल दर्रा, इसको ही जवाहर सुरंग, इसका नाम बदल कर दिया गया है जवाहर सुरंग। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पालघाट कहां पर है? पालघाट केरल में है। ठीक है, इसको बहुत लोग महाराष्ट्र करते हैं, केरल में है। तो रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना। देखिए दर्रा के बारे में, महत्वपूर्ण जो दर्रा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो कि तीस्ता नदी के निर्माण से बनते हैं। उत्तराखंड में है माना, नीति, लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, शिवकिला और बाडालाचा। और हिमाचल प्रदेश में है बोमडिला, दीफू और यांगयाफ दर्रा। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल को ही जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। पालघाट कहां पर है? केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में है, जहां पर रामगंगा नदी बहती है। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कार्बेट का जो सबसे पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कितना? 11। एमपी में सबसे ज्यादा है 11। और बात करें सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये कितने हैं? 94। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हिमिस कहां पर है? जम्मू कश्मीर के लेह में। ठीक, याद रखना, हिमिस है सबसे बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का तो बहुत सारा है, जैसे जिम कार्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गंगोत्री। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे राजाजी है, गंगोत्री, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट। ठीक है, फूलों की घाटी। बाकी तेलंगाना की बात करें तो कांवला, शिवराम, मजीरा, पंखाल। असम की बात करें काजीरंगा, एक सींग वाले गंडे के लिए है, नर्मदा, नामेरी, ओरंग, मानस, डिब्रू सैक्यू। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य दलामा और पलामू झारखंड में है, राजपतानी, पेंच, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, वन विहार, जीवाश्म, कान्हा, बांधवगढ़, माधव मध्य प्रदेश में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में वाल्मीकि उद्यान, भीमबंद बिहार में। कैमूर, वाल्मीकि और भीमबंद। गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर पाए जाते हैं। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात। अंशी राष्ट्रीय, बंदीपुर, नागरपुर, तुंगाभद्रा, बारिनघाटा, केंद्रमुख कर्नाटक में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। साइलेंट वैली उद्यान, पेरियार अभ्यारण्य, परिलुम्बा अभ्यारण्य केरल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा जालतपारा राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदक वन, चिल्का, सिमलीपाल, नंदक वन और भीतरकनिका उड़ीसा। मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिड्डी, बेदाताल तमिलनाडु। गोगामल, चंदोली बहुत आता है, चंदोली महाराष्ट्र में है। बेरीविली, चंद्रप्रभा तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन चंदोली महाराष्ट्र में है। तासा यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर में किसवार, सलीम अली आता है। डाची गर्मी राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। उदंती, भीमदेव अभ्यारण्य, इंद्रावती, बादल खेल अभ्यारण्य, तोमोर पिंगला, पोंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा जो कि असम का है, असम के सबसे ऊंची पर्वत है, जो कि कहां पर है? सिक्किम में है।
किबुल लामजाऊ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, भगवान महावीर गोवा, दिव्यांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पढ़ने को तो भी बहुत सारा है, सारे को पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, बट भी और भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों एक आता है चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश में है, और चंदौली कहां पर है, महाराष्ट्र में। भीतरकणका सिमलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में ही चिल्का झील है। और बात करें जिम कार्बेट सबसे पुराना है, उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा असम में है, और ये है एक सींग वाले गंडे के लिए। जिम कार्बेट का जो है, जिम कार्बेट का जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर पाया जाता है, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। वर्तमान समय में उसको बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान यानी डिजर्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो डिजर्ट है उनकी बात करें तो तकला और गोबी, दो डिजर्ट आते हैं। सबसे बड़ा जो है डिजर्ट, सबसे ठंडा है गोबी, सबसे ठंडा है गोबी। ये कहां पर है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। मंगोलिया या कह सकते हैं चीन में ज्यादा है तो चीन को ही मान लिया जाता है, इसको चीन में है। गोबी रेगिस्तान का दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, जो कि मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। तकला जो है ये दुनिया का सबसे शीतोष्ण है, ये ठंडा है और ये शीतोष्ण है। ठीक है, बात करें आटाकामा, आटाकामा और एक है चिली रेगिस्तान, चिली मत लगा देना, ठीक है, चिल्ली पनीर हो जाएगा। चिली ये कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान और कालाहारी, सहारा और कालाहारी ये कहां पर है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में ये स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, सहारा है, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा है। थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल, थार का रेगिस्तान जिसे कहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, भारत और पाक में स्थित है। और एक है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। अब 1 बाय 1 पॉइंट को समझ लीजिए। सबसे जो शीतोष्ण है मरुस्थल, उसका नाम है तकला। सबसे ठंडा वाला है गोबी। तकला और गोबी दोनों चीन में ही, वैसे गोबी जो है ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। बाकी तकला जो है शीतोष्ण है, गोबी जो है ठंडा है। आटाकामा और चिली ये दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा और कालाहारी ये अमेरिका में है। वही मैं भी सोच रहा हूँ चिली कहाँ है, चिली तो देखिए दोस्तों, आटाकामा और चिली अमेरिका में है, सहारा और कालाहारी अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा और कालाहारी अफ्रीका में है। जो सहारा है, जो सहारा वाला मरुस्थल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। आटाकामा चिली अमेरिका, सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा, कालाहारी भी अफ्रीका में, थार मरुस्थल भारत पाक, ग्रेट विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी यूरोपीय देश में, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। अब बात करते हैं भारत की मिट्टी किस प्रकार से है। यहां से क्वेश्चन बने तो आप कर पाएंगे। भारत की मिट्टी, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं भारत की मिट्टी। आइए देखिए, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडालॉजी, पेडालॉजी कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है, जो मिट्टी के प्रकार हैं वो बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे कि मैं एक बात करूं,
मिट्टी के जो प्रकार हैं, प्रकार की तो मुख्य मुख्य वाले पर चर्चा कर लेंगे। जैसे एक है जलोढ़, जलोढ़ के बाद है काली मिट्टी, काली, लाल, लेटेराइट, लेटेराइट, क्षारीय, जैव और एक है वनीय मिट्टी, वनीय मिट्टी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग के 24% भाग में पाई जाती है। ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के 24% भू जमीन पर यह पाई जाती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों द्वारा, जैसे जब बाढ़ आ जाता है तो जो नदी मिट्टी छोड़ जाती है वही ये मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नदियों द्वारा लाई गई है और मात्रा किसकी ज्यादा है? पोटास की सबसे ज्यादा है। ये दो प्रकार की है, एक बांगर है, एक बांगर है और एक है खादर। बांगर वो मिट्टी होती है जैसे ऊसर बोलते हैं, खादर वो है जो उपजाऊ है। ये पुरानी है, ये नई है। ठीक है, उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं, मक्का, दलहन का सबसे ज्यादा होता है। गेहूं, मक्का और दलहन का। दलहन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। गेहूं कहां होता है सबसे ज्यादा? यूपी। क्षेत्रफल के आधार पर पंजाब। मक्का का मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं काली मिट्टी, जहां से क्वेश्चन भर भर के आता है। काली मिट्टी की बात करें, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट जो चट्टानें उनके टूटने से वो काली मिट्टी बन गई है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनिफेरस मैग्नाइट के कारण होता है। मैग्नाइट के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा, और इसे कहते हैं कॉटन, ब्लैक कॉटन साइल, ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन साइल। पैदावार इसमें क्या होता है? कपास होता है। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक, लाल मिट्टी की बात करें, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है, कायांतरित सेलों के विघटन से। लाल मिट्टी जो है वो कायांतरित सेलों के विघटन से होता है, जलवायु परिवर्तन के आधार पर होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता होता है। सिलिका और आयरन, सिलिका नहीं, सिलिका और आयरन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन जल के साथ ही पीली दिखाई देती है, पीली लगती है। जल में जब ये घुलती है पीली लगती है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसका उर्वरता बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल होता है। उर्वरता इसमें होती नहीं है, उर्वरता बढ़ाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है जिससे उर्वरता बढ़ जाए। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। पैदावार होता है कपास, दाल और मोटे अनाज की खेती इसमें होती है। कपास भी होता है और मोटे अनाज। ये कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी ये लाल खुरदरी होती है, सैलो यानी पत्थरों के टूट से बनती है। ये कृषि के लिए लेटेराइट उपयोगी नहीं है, पत्थरों के टूटने से बनती है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। मकान निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, मकान निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयरन और सिलिका। चाय के लिए सबसे उपयुक्त है लेटेराइट। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। भारत की जो मिट्टी है वो कई प्रकार से है। मिट्टी के अध्ययन को पैडालॉजी कहते हैं। मिट्टी कितने प्रकार से है? जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, लेटेराइट, क्षारीय, जैव और वनीय मिट्टी, जिसमें से प्रमुख रूप से 4-5 है, उन पर डिस्कस करते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के 24% भाग में है।
जो नदियों के द्वारा बाढ़ वाला पानी आता है, नदी सूख जाती है, मिट्टी जो छूट जाती है वही मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयुक्त है और इसमें गेहूं, मक्का और दलहन की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। और दो प्रकार की होती है, एक होती है ये बांगर और ऊसर, ठीक है, समझ गए होंगे। काली मिट्टी, ठीक है, इसका जो बना है वो बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से बना है। महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी और इसमें चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। टिटेनीफेरस क्या नाम है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला होता है रंग। और रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। ब्लैक कॉटन साइल यानी कपास का उत्पादन किया जाता है। लाल मिट्टी की बात करें तो ये सिलिका आयरन की मात्रा बहुविधता होती है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए, मतलब उर्वरता बढ़ाने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। अंतिम में बात करते हैं लेटेराइट की। कृषि के लिए होता नहीं है, मकान निर्माण के लिए होता है, जिससे कि बालू वगैरह जो आता है उसकी मात्रा, आयरन, सिलिका की मात्रा ज्यादा रहती है। बात करते हैं भारतीय कृषि की। भारतीय कृषि की भी बात करते हैं। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख क्रांति के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, क्रांति के बारे में जो कुछ प्रमुख क्रांति हैं उन्हें मैं डिस्कस करूंगा, बाकी का आप खुद से ये पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रांति आती है, अगर हरित क्रांति पूछ ले तो ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न से, ठीक है। अब मैं मुख्य लिख रहा हूं। एक है सुनहरी क्रांति, ये है जूट और फल से। सुनहरी क्रांति जूट और फल के उत्पादन से है, जूट और फल। नीली क्रांति, ध्यान रखना जल नहीं है, मछली से है, मछली से संबंधित है नीली क्रांति। और एक गोल क्रांति है, ये आलू के उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। अमृत पूछे, अमृत महोत्सव क्या है? तो 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव बनाया गया है। अमृत एक है जो नदी जोड़ परियोजना से भी संबंधित है, तो उसे चेक कर लेना। देखो, श्वेत क्रांति के जनक पी वर्गीस कुरियन है और इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। इनके एक भाई थे त्रिभुवन भाई पटेल, ये और वो दोनों मिलकर अमूल की स्थापना की थी। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मतलब कहाँ, कितने राज्य में क्या क्या, कौन कौन से राज्य में क्या क्या उत्पादन होता है। चलिए फिर इससे भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले बात करें केसर की, तो केसर कहाँ पर होता है? केसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये होता है जम्मू और कश्मीर में, यानी जेके में। बात करें उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो यहाँ पर होता है गेहूं, गन्ना और आलू, ये मुख्य है। देखिए दोस्तों, जो ये गेहूं है ये पर एकड़ के हिसाब से पंजाब में ज़्यादा होता है, बट वैसे ओवरऑल उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर होता है चावल और जूट। अगर क्वेश्चन बन जाए दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा पैदा क्या होता है, तो चावल ही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूं से भी अधिक पूरे ओवरऑल भारत में चावल की पैदावार है। बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन और तिलहनी फसलें। सोयाबीन के बाद क्या है? दलहन, तिलहन, चना। तिलहन जो है वो भी तेल वाले में आते, तिलहन, चना, यही सब होता है, ठीक। दाल वगैरह मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सरसों जो सबसे ज्यादा होती है, राजस्थान में सरसों। और उसके बाद में है गुजरात में होती है मूंगफली और कपास। मूंगफली और कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वो सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है प्याज। महाराष्ट्र में क्या है? हाँ, महाराष्ट्र में बात करें पहले, महाराष्ट्र में तो यहाँ पर होता है प्याज और अरहर, अंगूर, और सबसे बड़ी चीज है आम होती है।
बात करें केरल की, तो केरल में होता है प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च। आंध्र प्रदेश में हल्दी, तंबाकू, मक्का। असम में चाय। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड की। तंबाकू के जो पत्ती को सुखाने को क्यूरिंग कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्यूरिंग कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक जिले में सबसे अधिक पैदा, देखिए काफी का जो अनुसंधान केंद्र है वो कुर्ग में होता है। कर्नाटक में मैंने आपको बताया है कि कर्नाटक में क्या क्या ज्यादा होता है, काफी, सनफ्लावर, रेशम, सुपारी। काफी, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में क्या होता है, काफी, सनफ्लावर और रेशम, और एक आता है सुपारी। वैसे दोस्तों अगर मसाले के लिए पूछता है तो केरल होगा सही। केरल ज्यादातर मसालों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में हल्दी, तंबाकू, मक्का। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु। देखिए असम में तो चाय उत्पादन होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। IR20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है तथा चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा है अन्य फसल की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़े, रिवाइज करूं फिर कर लेंगे। जैसे अगर पूछ ले यूपी में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है, तो गेहूं, आलू, गन्ना, दूध वगैरह भी होता है, बट ये मुख्य है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो चावल और जूट की। गुजरात में मूंगफली और कपास है। कर्नाटक में क्या क्या है, कॉफी, सनफ्लावर, रेशम, सुपारी। केरल में बात करें तो जितने भी मसाले आएंगे केरल में आ जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज, अरहर दाल, अंगूर, आम। बाकी मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन और कुछ दालें भी होती हैं। तो केसर जम्मू कश्मीर में होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फसल के प्रकार, किस टाइप के फसल भारत में होते हैं और किस किस मंथ में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर माइंड से उतर जाता है। देखेंगे जब भारत की जो प्रमुख फसलें हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। देखिए सबसे पहले तो आप माइंड में ये बैकअप बना के रखिए, जो रबी फसल है वो गर्मियों में बोई जाती है, खरीफ बारिश के मौसम में, और जायद जो है, जायद बोलो या नगदी फसल बोलो एक ही बात है, नगदी फसल होती है जो जिसे बेचकर पैसा कमाना उद्देश्य होता है, खुद के पालन पोषण के लिए नहीं होता है। ये 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की हैं। जब रबी फसल की बात करेंगे, रबी फसल ये गर्मियों में होती है, लेकिन ये बोई कब जाती है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर में ये जो ठंडी जैसे स्टार्ट होता है वैसे बो दी जाती है। और काटी कब जाती है, खूब कटी मतलब खूब गर्मी में, मार्च अप्रैल में। जैसे कि एक फसल का नाम है गेहूं, 14 नवंबर तक बो देना चाहिए गेहूं, ऐसा मतलब गांव घर पर सब लोग कहते हैं, और वही सही डेट है कि 14 नवंबर तक गेहूं बो जाना चाहिए। तो ये अक्टूबर से नवंबर, हालांकि ये गेहूं मैंने भी बोया है तो वो 14 नवंबर के बाद हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट डेट है बोने का सही समय है अक्टूबर से नवंबर में इस फसल की बुवाई होती है। यानी कि ठंडी के स्टार्टिंग में नवंबर से स्टार्ट हो जाती है अच्छी वाली ठंडी, तो अक्टूबर नवंबर ध्यान रखना। और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है जब खूब गर्मी होती है। जैसे कि गेहूं की बात कर लो तो गेहूं खूब गर्मी में ही काटा जाता है। ठीक, इसकी जो मुख्य फसलें हैं गेहूं, सरसों, चना और कुछ है मटर, जौ, ये फसलें होती हैं। आगे बात करें खरीफ की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये वाली फसल कट जाएंगी, गेहूं कटेगा, तो उसके बाद जब ये बारिश का मौसम आएगा तब ये बोई जाएंगी। जैसे खरीफ की बात करें तो ये ज़्यादातर वो फसलें होती हैं जो बरखा में बोई जाती हैं, तो ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है, बुवाई जून जुलाई में हो जाती है। ठीक है, और कटता कब है, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में कट जाएगी, उसके बाद गेहूं बो दिया जाता है। समझे ना बात को। इसका जो उदाहरण है चावल, सोयाबीन, चावल, सोयाबीन, ज्वार बाजरा,
ज्वार बाजरा, मक्का, गन्ना भी इसी में बोया जाता है। अब जैसे ही ठंडी शुरुआत होगी बो दिया जाएगा, मतलब जुलाई अगस्त में, ये बारिश के मौसम में थोड़ा सा, और गन्ना और कपास भी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है, बरखा में बोई जाती है। और चावल सोयाबीन ज्वार बाजरा मक्का गन्ना कपास, चावल सोयाबीन ज्वार बाजरा मक्का गन्ना कपास, ये प्रमुख फसलें हैं। नकदी फसल डायरेक्ट आता है, इसकी बुआई का कोई टाइम नहीं है, ये दोनों में कॉमन हो सकता है। नकदी फसल ऐसी फसल है जिसे किसान बेचकर लाभ कमाता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि गन्ना एक फसल होती है जो सरकार किसान खुद नहीं यूज करता है, तंबाकू हो जाता है, गन्ना तंबाकू, कपास भी उसी में आ जाता है क्योंकि कपास से वो खुद क्या करेगा, ठीक है। और मसाले और रबड़, ये भी इसी में आ जाता है। इसको किसान बेच देता है और उसके बदले में पैसा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या से। एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि जहां से आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और क्वेश्चन बनता भी है ऐसा, चाहे जीडी वाला एग्जाम उठाकर देख लें या कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लें तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आइए, राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या। राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की जो संख्या है, खिलाड़ी की संख्या, ठीक है। खिलाड़ी को थोड़ा शार्ट में लिख दिया हूं, समझ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्रिक है, उसका नाम लिखना, ट्रिक का नाम है P4 बास्केटबॉल, वाली ने फुटबॉल ने जिम खोली, रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक पहले देख लो। P4 मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। P4 से हो जाएगा पोलो में कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बास्केटबॉल से बात करें तो बास्केटबॉल में कितना हो जाएगा, सीरियल वाइज चलेगा, 5 हो जाएगा। वॉलीबॉल की बात करें, जैसे बास्केटबॉल के बाद वाली से क्या आ जाएगा, वॉलीबॉल, तो इसमें हो जाएगा 6। बात करें ने से आता है नेटबॉल और कबड्डी, नेटबॉल और कबड्डी, इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का। अब आएगी जी से जिम्नास्टिक में 8 हो जाएंगे। खोली से बात करें तो खो खो और बेसबॉल में 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 हो जाएंगे, ठीक, ये दोनों में। तो इतना आपने तो अच्छे से पढ़ लिया होगा। बाकी 1-2 और है जिसे मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। जैसे कि सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, 17 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 17 नहीं 15 होते हैं। वाटर पोलो में जो होते हैं वो होते हैं 7। क्रिकेट हॉकी यहाँ पर होते हैं 11। बात करें जो रग्बी फुटबॉल है, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है, या स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि जो रग्बी फुटबॉल है इसमें सबसे ज्यादा होती है मैक्स, और ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। एक और कोई देश है, न्यूजीलैंड या कुछ है, मुझे याद नहीं है सही से, तो वहां भी है। अब मैं ये ट्रिक जो है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल है उनमें खिलाड़ियों की संख्या की महत्वपूर्ण ट्रिक है। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, P4 से पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5,
वॉली से वॉलीबॉल में 6, ने से नेटबॉल और कबड्डी में 7, जिम से जिम्नास्टिक में 8, खोली से खो खो में 9 और बेसबॉल में 9। कुछ अन्य भी हैं जो ट्रिक से बाहर हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 होते हैं, जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है और सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। क्रिकेट और हॉकी में दोनों में 11-11 होती है। तो समझ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़े और चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय खेल। जैसे कि मैं बात करूं तो हॉकी भारत पाकिस्तान सभी को पता है, क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सबको पता है, बुल फाइटिंग स्पेन, टेबल टेनिस चाइना, बेसबॉल ये इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल कहाँ का है? बेसबॉल है यूएसए का, ठीक है। और कौन सा बचा? जूडो तो सभी जानते हैं, जूडो है न्यूजीलैंड का। अभी हमने आपको बताया था कि शायद न्यूजीलैंड का भी रग्बी फुटबॉल है, तो बिल्कुल ये जो रग्बी फुटबॉल है ये न्यूजीलैंड का भी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। एक आपको बताया था वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। एक क्वेश्चन आता है भूटान का क्या है? भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और इसका जो वो है क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, आर्चरी जिसे बोलते हैं, तीरंदाजी। अब आगे बढ़े, आइस हॉकी की बात करें, तो ये कहाँ का है? आइस हॉकी है कनाडा का, जो कि अमेरिका से सटा हुआ है। अब चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण कप और उनसे संबंधित ट्रॉफी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब हम चर्चा करने वाले हैं, और इस विषय से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टैटिक में अगर खेल से क्वेश्चन आता है तो प्रबल चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए। तो हालांकि हमको अच्छे से कवर कर लेना है, और उम्मीद है कि इतना पढ़ लेंगे तो वनडे एग्जाम के लिए इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आइए, खेल संबंधी ट्रॉफी या कप जो है, कप है खेल से। तो सबसे पहले एक आता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, वकार कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर, वकार, ये किससे संबंधित है? ये अपना संबंधित है गोल्फ से। देखिए, इसका आप इस तरह से समझ लीजिए, जो गोल्फ होता है बहुत बड़े मैदान में खेला जाता है। जब स्टिक से गेंद को मारा जाता है तो वकार जब स्टिक से मारता है तो राइड करते हुए प्रिंस के जो कप है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, वहां से घूमते हुए गोल्फ तक पहुंच जाता है। तो इसका ऐसे ही मैंने याद किया है कि वकार राइड करते हुए प्रिंस का जो महल है उसे घूमते हुए गोल्फ तक पहुंचता है। तो ठीक है, इस तरह पढ़ लेना। बेलिंगटन ट्रॉफी एक गेम होता है जिसका नाम है रोइंग से संबंधित है। मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बेलिंगटन ट्रॉफी जो है ऐसे ही पढ़ लीजिए इसको। एजरा कप पोलो, अगर जानते हैं आप तो कमेंट में पता करके बताएं। पोलो से संबंधित होता है। अभी मैंने बताया है P4, यानी पोलो में 4 होते हैं, इस तरह से आप याद रखना। अब बात करें वर्धमान वर्धमान ये किससे है? वेट लिफ्टिंग से। देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप राइडर वकार गोल्फ से है, बेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग से है, एजरा पोलो इस तरह याद कर लेना। वर्धमान जो है वर्धमान जैसे सुनने में ही लग रहा है पावर, तो पावर किस में होता है? वेट लिफ्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं डेविस कप, किंग्स कप। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस और लॉन टेनिस से संबंधित है। और एक गेम और है किंग्स कप, ये किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ये भैया इतना इंपॉर्टेंट था, इसे लिखेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं।
प्रिंस राइडर वकार गोल्फ, वेलिंगटन रोइंग, एजरा पोलो, वर्धमान वेट लिफ्टिंग, डेविस कप लॉन टेनिस और किंग्स कप बॉक्सिंग। अब बात करते हैं क्रिकेट की। देखिए क्रिकेट से बहुत सारे हैं, जैसे एक आता है देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी, एसएच जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, एसएच होता है, एसएच ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी, ये ध्यान रखना, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू हो ही गया, देवधर हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ये संबंधित है क्रिकेट से, ठीक, क्रिकेट से संबंधित है, नोट कर लेना। देवधर, सीके नायडू, दिलीप ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी और ईरानी। देवधर, सीके नायडू, एसएच ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बात कर लेते हैं हॉकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बेटन कप आता है एक, बेटन कप, ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप तो जानी जाएंगे, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप और आगा खां कप, ठीक है, आगा खां। और आता है एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये किससे संबंधित है? हॉकी से, जो कि राष्ट्रीय खेल है, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक है। देखिए बेटन कप, ध्यानचंद, रंगास्वामी, आगा खां, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, गोल्ड कप। रिपीट करूं, बेटन कप, ध्यानचंद, रंगास्वामी, आगा खां, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, हॉकी से संबंधित है, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बात करें हैं सबसे लोकप्रिय गेमों की, जो हाल ही में गेम हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, उसे है, इसका नाम है, पहले नाम है बिटल कप, बिट्रल कप, रोबर्स कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, नेहरू गोल्ड कप और इंदिरा गोल्ड कप। नेहरू जी जो थे वो फुटबॉल खेलती थी, इंदिरा जी जो है हॉकी खेलती थी, ध्यान रखना। ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बहुत महत्वपूर्ण है। बिट्ठल कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष कप, डूरंड ट्रॉफी, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप, ये सारा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संतोष और डूरंड, और ये नेहरू वाला, सुब्रतो भी है, मतलब सारा है, पढ़ लेना अच्छे से। बात करें बैडमिंटन का तो नारंग कप, चड्ढा कप और थॉमस कप। थॉमस बहुत ज्यादा आता है और अक्सर लोग इसको टेनिस में मार के आते हैं। यह है बैडमिंटन से। अब एक बार बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित कप, देखिए बेटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये याद रखना, हॉकी में होता है। उसके बाद बात करते हैं गोल्फ की, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, वकार कप, गोल्फ में होता है। वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग से संबंधित है, एजरा पोलो, वर्धमान वेट लिफ्टर, बिट्टल कप, रोबर्ट्स कप, संतोष कप, डूरंड कप, सुब्रतो कप और नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से है, जो कि सबसे लोकप्रिय गेम है। डेविस कप, किंग्स कप, डेविस कप है लॉन टेनिस से और किंग्स कप है बॉक्सिंग। जो बॉक्सिंग में किंग होगा वही बॉक्सर होगा, इसका ट्रिक है। नारंग कप, चड्ढा कप और थॉमस कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू, एसएस ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, लिखने में बहुत समय जाएगा। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। विश्व डाक संघ स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
विश्व बौद्धिक संपदा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। यूनेस्को फ्रांस की राजधानी पेरिस, अरब लीग काहिरा में है। अब कुछ महत्वपूर्ण संघ की बात करते हैं। यूरोपीय संघ स्थापना 1993 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। बात करते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो का भी बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाफ्ता स्थापना 1994 में। सदस्य यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना है 1966 में हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका वो है मुख्यालय। G8 जो 1975 में 6 सबसे धनी राष्ट्र फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर इसकी स्थापना फ्रांस में की। G8 में अंतिम रूप से शामिल होने वाला देश रूस है। सार्क की बात करें तो 1998 में बना था। 8 कुल टोटल सदस्य हैं। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन नहीं। सदस्य हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं सभी सदस्य हैं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ। सबसे अंतिम अफगानिस्तान में शामिल हुआ है। ओपेक की बात करें वियना में है और ये पेट्रोल उत्पादक देशों का संगठन है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अभी जो 2022 में हुआ था चीन में हुआ था। 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। पहले यह BCC ब्रिक था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो ये बन गया ब्रिक्स। आसियान की बात करें, इसका मुख्यालय है जाकर्ता, इंडोनेशिया। सदस्य हैं 10। आसियान, इंडोनेशिया, जाकर्ता। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, ये वैसे ही। बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में, और बहुत बड़ा है ये टॉपिक, बहुत बड़ा है भैया। इतना करने में तो हालत खराब हो जाएगा यार। इसके बाद 1-2 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ही चर्चा कर पाएंगे दोस्तों, बहुत थका लग गई है। ठीक है, आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कहाँ पर? वायुमंडल से। अगर वायुमंडल से क्वेश्चन बने तो आप इसको कर पाएंगे। देखिए, जो पृथ्वी है, सबसे पहले ये जान लीजिए जो वायुमंडल की परतें हैं वो 5 परतों में है। ये मान लीजिए सबसे पहले ये पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी है, ठीक है। इसके ऊपर जो है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल जिसे टोपोस्फीयर भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक। उसके बाद दूसरा, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। उसके बाद आता है 50 किमी तक दूसरा है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं। वायुयान इसी में उड़ते हैं, ओजोन लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। वायुयान इसी में उड़ते हैं। ताप समान होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं इसमें। ताप इसमें समान होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। और इसमें जो है मौसमी घटनाएं होती रहती हैं क्षोभ मंडल में। आगे कौन सा है? मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक है, 80 किलोमीटर तक है। और ये उल्का पिंड इसी में नष्ट होते हैं। उसके बाद है एक आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। जो उपग्रह वगैरह होते हैं इसी में होते हैं। 80 से 640 तक, 80 से 640 तक। उसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है? इसमें ज्यादातर अक्रिय गैसें पाई जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस का प्रभाव, सबसे ज्यादा गर्म ग्रीन हाउस का प्रभाव, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी इसी में होंगी। आगे बढ़े, बहुत सारा चीज तो आप पढ़ चुके हैं। भूकंप वगैरह आप जानते हैं, सुनामी पहले पढ़ चुके हैं। और अब बात करेंगे सीधे डायरेक्ट चलकर किस पर? देखिए, लोक नृत्य की बात कर ले थोड़ा सा। लोक नृत्य महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनेगा। आइए अब चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है नृत्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं नृत्य से। नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्तमान समय में, जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया और राज्य का एक अलग अलग भी नृत्य होता है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की एक ट्रिक है, उसे देखिए। ट्रिक का नाम है भारत नाडु यक्षगान, भारत नाडु यक्षगान, पूरी आधी कथक उत्तर, पूरी आधी
पूरी आधी कत्थक उत्तर। ये इसका ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक याद कर लिए तो आप फिर कभी भी भूल नहीं सकते। कत्थक उत्तर। देखिए भारतनाट्यम क्या क्या है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम से क्या है, भारतनाट्यम से भारतनाट्यम कहां पर हो जाएगा, जो कि है तमिलनाडु में। भारतनाट्यम से भारतनाट्यम तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। बात करें यक्षगान से, तो यक्षगान, यक्षगान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। और कुचिपुड़ी आदि, तो कुचिपुड़ी कहां से हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी पूरी आदि आंध्र प्रदेश का है, सॉरी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। पूरी आदि मतलब होता है कुचिपुड़ी हो जाएगा, और आदि से आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये हो जाएगा। अभी रिपीट करेंगे अच्छे से। और कथक क्या है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। देखिए ट्रिक का क्या नाम है, भारतनाट्यम यक्षगान पूरी आदि कथक उत्तर। भारतनाट्यम यक्षगान पूरी आदि कथक उत्तर। देखिए भारत से भारतनाट्यम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यक्ष से बात करें तो यक्षगान कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। पूरी आदि तो कुचिपुड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कथक की बात करें तो उत्तर में है, और कथक के लिए कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और कुछ है उसे भी चर्चा कर लेते हैं। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है, ठीक है। बाकी मणिपुर में मणिपुरी है, उड़ीसी में है उड़ीसा, पेरीना तांडवम तमिलनाडु, कथकली, मोहिनीअट्टम कृष्ण अट्टम केरल में है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है, ठीक है। अब बात कर ले लोक नृत्य के। शास्त्रीय नृत्य तो हमने कर लिया है, लोक नृत्य की बात करेंगे। लोक नृत्य की बात करेंगे तो छऊ पाइका झारखंड, बिहू कली गोपाल असम, बिहू कली गोपाल असम, गिद्दा भांगड़ा पंजाब, कठपुतली घूमर सुसाइनी राजस्थान, चौंग नागालैंड, दक्कनी मांडी गोवा, युद्ध मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, गरबा डांडिया गुजरात, गढ़वाली उत्तराखंड, राउत जम्मू कश्मीर, छपेली डंडा नाव हिमाचल प्रदेश, गाड़ी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, लावड़ी महाराष्ट्र, बंगला मेघालय, कजरी रामलीला झोरा, नौटंकी चारकुला उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक। चारकुला नृत्य ब्रजभूमि से है, लोक नृत्य करने वाले को लोकनायक कहते हैं, ठीक है। केरल में जितने अट्टम वाले त्योहार आते हैं भारतनाट्यम को छोड़कर बाकी सब केरल का सही होगा। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उदय शंकर हैं। अब कुछ कलाकार से संबंधित बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य में जो प्रमुख कलाकार हैं उनका सबसे जो पुराना है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के जो हैं कुछ प्रमुख कलाकार की हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आता है यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी। ये सब हैं किससे संबंधित, भारतनाट्यम मूर्ति वाले हैं, ठीक। कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी में भी हैं, और वेदांता सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी में है। डांस ड्रामा है, और कथा वस्तु रामायण महाभारत पर भागवत से ली जाती है। कथक बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सुखल देव महाराजा, लच्छू महाराज, सुभा नारायण, सितारा देवी। सितारा देवी महत्वपूर्ण है, कथक से संबंधित है। कथकली रागिनी देवी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कथकली ता ता था, अम्मा गीत गायक। मणिपुरी झाबेरी बहने, कलावती देवी, गोपाल सिंह, गोपाल मणिपुर, अंबा सिंह, गुरु अमली। एक गोपाल कोई और है जो आया है किसमें, कोई गोपाल कहीं और पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, राधा रेड्डी, राघारेड्डी। ओडिसी एक नृत्य है जिसमें सोनल मान सिंह और पंकज चरण दास। सतरिया महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है, सतरिया असम का है। बात करते हैं वाद्य यंत्र एवं उसके वादक का। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है सितार, इसके जो जनक है अमीर खुसरो या बीड़ा और तंबूर का कॉम्बिनेशन है। वादक क्या है, वादक के पड़ी वादक जो है पंडित रविशंकर, बिलायन खां, निखिल बनर्जी, अमीर खुसरो, ठीक है, ये वादक बजाते थे। तबला का जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज। तबला में जो गुदई महाराज हैं वो भी तबला बजाते थे, तो इंपॉर्टेंट है ये।
बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार। सरोद अजमत अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। बीड़ा एस बालचंद्रन, शहनाई एस बिस्मिल्ला खां, संतूर शिव कुमार शर्मा, शहनाई बिस्मिल्ला खां। ठीक, अब महत्वपूर्ण करते हैं, साइंस से क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है कि अगर साइंस से क्वेश्चन बनेगा तो यहां आप कर पा रहे होंगे। देखिए सबसे ज्यादा है विज्ञान में कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं बोल रहा हूं, लिख सुन लेना। अफीम जो है पोस्ता के कच्चे फल से बनता है, कुनेन सिनोकोना की छाल से, रिस्प्रिन रावेलिया की जड़ों से, निकोटिन तंबाकू की पत्तियों से, कैफीन कॉफी के बीजों से, थीन चाय की पत्तियों से, मैरिजुआना भांग जिसे बोलते हैं, कैनिबिस साइटवा, एंट्रोपिन एट्रोपो की जड़ों से, हींग पेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, रबर हीबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स, कत्था देखो रबर जो है एक क्या है, आइसोप्रोपीन है और लेटेक्स से प्राप्त होता है, लेटेक्स है। कत्था एक्सिया पौधों की लकड़ी, दाग वृक्ष के छाल से। ठीक है, देखिए संक्रामक रोग कौन है, जीवाणु जनित जो रोग है, टिटनेस सिफिलिस हैजा, टिटनेस सिफिलिस हैजा, डिप्थीरिया काली खांसी, फ्लेग निमोनिया, कालरा गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ आदि। विषाणु जनित है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला, गलसुआ आदि। प्रोटोजोआ है, मलेरिया, पेचिस पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग आदि। कृमिजन्य जो रोग है, फाइलेरिया, टीएनएस, एस्केरिस आदि। ठीक, अब बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। सबसे पहले बात करते हैं डायनमो की, डायनमो की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये लिखना माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, लाउड स्पीकर माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये लिखना विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश उष्ण ऊर्जा में, विद्युतशील रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को सितार लिख लेना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। रिपीट करूं एक बार, फिर से ध्यान से सुन लेना कि जो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये दोनों आपस में विपरीत है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो दोस्तों पढ़ने को तो अभी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और हैं, बट अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, जो कि बहुत ही अच्छे नोट से जो मैंने खुद लिखा है उससे थी, और बहुत अच्छा नोट से अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कमेंट करना पीडीएफ चाहिए होगा तो, जो मैंने खुद से लिखा है, यूट्यूब से ही लिखा है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और अब मुलाकात करेंगे आपसे एक नए सेशन में बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।